वेलकम एवरीवन। तो 30 इस वीक में 31 2022 तक आपका ये एम है कि आप 76 से सब्सक्राइबर ले जाइए मेरे 80 तक। इस चैनल पे मुझे 30 तारीख तक 80 सब्सक्राइबर चाहिए और मेरा टारगेट ये रहेगा कि यूनिट 10 जो अभी हो रहा, यूनिट 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीक तक। तो मेरा टारगेट है यूनिट 10 को कंप्लीट करना और आपका टारगेट होगा, आपके लिए टारगेट होगा मेरे चैनल पे 80 सब्सक्राइबर्स लाना। तो चलिए आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट 10 में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो हायर एजुकेशन का पार्ट 2 है आपका, देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन में अगर सबसे पहले देखा जाए तो इससे पहले हम लोग ने वैदिक एजुकेशन किया था। वैदिक एजुकेशन के बाद में आया था बुद्धिस्ट एजुकेशन, जहाँ पर इंडिया अपने गोल्डन एज पे पहुंच चुका था। इसके बाद आपके जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज है सबको तबाह कर दिया था और उसके बाद स्टार्ट हुआ था आपका इस्लामिक एजुकेशन। तो अब देखेंगे इस्लामिक एजुकेशन के बारे में। इस्लामिक एजुकेशन अगर बताया जाए तो इस्लामिक एजुकेशन में मकतब्स बोला जाता था जो प्राइमरी स्कूल होते थे, और मदरसा बोला जाता था जो सेकेंडरी स्कूल होते थे। तो ये मकतब और मदरसा जो होते थे ये ज़्यादातर टाइम मस्जिदों के साथ ही जुड़े होते थे, और ये मकतब और मदरसा में गरीबों को बुलाया जाता था। गरीब अमीर सभी के बच्चे एक साथ यहाँ पर पढ़ सकते थे मदरसा और मकतब में। पर यहाँ पर किसी भी औरत को या फिर लड़कियों को इजाजत नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने के लिए, चाहे आप कितने भी अमीर घराने के क्यों ना हो, आपको यहाँ पर एजुकेशन का ओपन एजुकेशन नहीं दिया जाता, ये सिर्फ लड़कों के लिए था। इसके बाद अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहो तो आप वो भी नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्शियन स्कूल थे, जो कि वहाँ के सबसे अमीर और ऊंचे खानदान के जो बेटे होते थे उन्हीं के लिए ये परमिशन दिया जाता, क्योंकि पर्शियन को माना जाता था एक हाई क्लास लैंग्वेज, और ये कोर्ट लैंग्वेज था। उस टाइम पे कोर्ट पे यही लैंग्वेज यूज किया जाता था, और इसलिए पर्शियन लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं को सिखाया जाता जो कि बहुत अमीर होते थे या फिर बहुत ऊंचे खानदान से होते थे। तो इस्लामिक एजुकेशन के बाद देखेंगे ब्रिटिश जब आ गए तब उन्होंने जोर दिया इंग्लिश एजुकेशन पे। तो उसी में देखेंगे आपका प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन, जो मेनली आपके ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन करवाया था इंडिया में। तो ब्रिटिश ने जो एजुकेशन करवाया था उसमें देखेंगे सबसे पहले आपके वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मद्रासा इन 1781। तो उन्होंने कलकत्ता मद्रासा एस्टेब्लिश किया था फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ, और ये कब किया था उन्होंने 1781। उसके ठीक 10 साल बाद जोनाथन डंकन ने एस्टेब्लिश किया था संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है? ये है वाराणसी पे। और ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था एस्टेब्लिश टू टीच अबाउट द हिंदू लॉ। तो फिर फॉर द मुस्लिम लॉ एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मद्रासा। उसके ठीक 10 साल बाद फॉर टीचिंग हिंदू लॉ एस्टेब्लिश किया गया था संस्कृत कॉलेज। पर जो ब्रिटिश है वो इंडिया में एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियंस जो है उनकी लैंग्वेज सीख के उनके लिए काम कर पाए, इसलिए उनका एक ही लैंग्वेज सिखाने का मन था, जो कि है आपका इंग्लिश। उनका इंग्लिश एजुकेशन देने का यही मन था कि इंडियंस जो है उनके लिए काम कर पाए, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश सिखाया। पर ये सिखाने से एक नेगेटिव चीज़ ये हो गया कि इंग्लिश जो है सभी को आने लगा, और जो इंडियंस के बीच में जैसे नॉर्थ और साउथ इंडियन के बीच में जो बैरियर था, ये लैंग्वेज बैरियर, वो हट गया और सबको इंग्लिश पता चल गया। तो एजुकेशन जो उन्होंने आगे बढ़ाया था उन्होंने सिर्फ अपने काम के लिए आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले पास हुआ था चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें क्या किया गया था, जो भी आपके एजुकेशन के लिए डोनेशंस दिए जाते थे या फिर मनी रखा जाता था डेवलपमेंट के लिए फॉर द मद्रासा या फिर संस्कृत कॉलेज, वो सब दे दिया गया फॉर द इंग्लिश एजुकेशन, प्रोमोट इंग्लिश एजुकेशन। इसके लिए कितना पैसा दिया गया था? 1 लाख रुपीज।
और ये कब दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद जो इंग्लिश एजुकेशन है और भी ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद लॉ निकाला गया, मतलब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन, माउंटस्टैट एल्फिस्टोन मिनट, जो कि निकला था 1823 में। फिर निकला था आपका लॉर्ड मकाउले मिनट 1835 में। लेकिन इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रमोट करने के बाद भी इंग्लिश को इंडियंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फाइनली एक चाल चला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ताकि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो सभी एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश को गवर्नमेंटल जॉब्स के लिए कंपलसरी कर दिया कि अगर आपको गवर्नमेंटल जॉब देना है, मतलब गवर्नमेंट में काम करना है, तो इंग्लिश आपको पता होना ही चाहिए। और जैसे ही गवर्नमेंटल जॉब का नाम आ गया, इंडियंस का तो पता ही है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है, तो गवर्नमेंट जॉब के नाम से सभी इंग्लिश को अपनाने लगे। तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश को बना दिया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ऐसा बात स्प्रेड हो गया कि जो जो इंग्लिश जानते हैं वो सभी हाई क्लास के हैं, और जो इंग्लिश नहीं जानते वो सभी लो क्लास के हैं। अभी भी ऐसे नीच मेंटालिटी वाले इंसान आपको मिल जाएंगे जो समझते हैं कि इंग्लिश जानना मतलब हाई क्लास होता है, और जो इंग्लिश नहीं जानता वो लो क्लास का है। तो ये सोच जो है ये हम लोग का ब्रिटिश टाइम से डाल दिया गया हम लोग के अंदर। फिर देखेंगे हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि हुआ था आपके 1854 में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किया था चार्ल्स वुड डिस्पैच ने। मैग्ना कार्टा एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है इंग्लिश एजुकेशन। इसके बाद पूरा बदल गया था इंडिया में। चार्ल्स वुड ने ये जो इंग्लिश एजुकेशन है उसे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सिस्टमाइज्ड कर दिया था, ताकि ये सिस्टम से इसको पढ़ा जा सके और इसे अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो इसके लिए जितने भी ब्रिटिश के प्रेसिडेंसीज है वहाँ पर सेटअप किया गया यूनिवर्सिटीज़ का। तो 3 यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए 1857 में। पहला था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, दूसरा था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए 1857 में, ताकि इंग्लिश एजुकेशन जो है उसे एकदम फॉर्मलाइज किया जा सके और उसे एक तरीके से पढ़ाई किया जा सके उसमें। फिर देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1919 में, उसमें सेटअप किया गया था आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैब बुलाया जाता है। तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बोर्ड है। जितने एजुकेशन बोर्ड्स हैं इंडिया में, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसको सेटअप जो है, इसको सेटअप किया गया था 1920 में, पर इससे बाद में 1923 में कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में जो है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इसलिए 1923 में इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर बाद में 1935 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया, और तब से कैब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो बना 1920 में, 1923 में कैंसिल हुआ, फिर स्टार्ट हो गया आपके 1935 में। अब देखेंगे इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद क्या क्या हुआ। तो ये क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो है आपका सार्जेंट रिपोर्ट। तो सार्जेंट रिपोर्ट किसने बनाया था? तो कैब ने, जो कि आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन है। तो सार्जेंट रिपोर्ट दिया गया था 1944 में। इसमें इंडिया के एजुकेशन जो है उसे कैसे डेवलप किया जाएगा इसके बारे में रिपोर्ट बनाया गया था। और इसमें बनाया गया था रिपोर्ट में एक पॉइंट था कि वहाँ पर बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का काम क्या होता? यूनिवर्सिटी कैसे डेवलप करे, उनके करिकुलम क्या है, ये सब देखना उनका काम होता। तो ये रिपोर्ट दिया गया था 1944 में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाया गया था आपके 1945 में।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जब पहली बार बनाया गया था तब इसके नीचे 3 यूनिवर्सिटीज थे। वो 3 कौन से हैं? एक है आपका अलीगढ़, दूसरा है आपका दिल्ली और तीसरा है आपका बनारस। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज जो है दे वर अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। बाद में जब इंडिया को आज़ादी मिला 1947 में, तो इंडिया में जितने सारे यूनिवर्सिटीज है सब यूनिवर्सिटीज को ला दिया गया अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी इन द ईयर 1947। पर इसके बाद ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो है यूजीसी, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी यूज ना करे, इसमें पॉलिटिकल मिनिस्टर्स इन्वॉल्व ना हो। इसलिए देखा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के जितने मेंबर्स है वो सब एडुकेटेड मेंबर्स होने चाहिए और एडुकेशन से उनका नाता होना चाहिए। इसलिए यूजीसी का जो हेड बनाए गए थे या फिर चेयरमैन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जब आपके चेयरमैन बने तब उन्होंने एक एडवाइस दिया कि यूजीसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें कन्वर्ट किया था आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो बाद में जब इतना सारे चेंजेस लाए गए उसके बाद इसे पार्लियामेंट में पास किया गया और इसको मतलब पहली बार एस्टैब्लिश किया गया, इनॉग्रेट किया गया बाय श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि उस टाइम पे आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो यूजीसी को फॉर्मली इनॉग्रेट कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1953। और बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था कब? नवंबर, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको नोट कीजिए। इसको आपका स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको लिख दूंगा, 28 दिसंबर 1953 को। पर उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का भी मतलब समझते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? कोई भी एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, अगर इंस्टीट्यूशन अपना लॉ बना सकता है, अपना लॉ अबाइडिंग कर सकता है, मतलब वो अपना लॉ बना सकता है और वो लॉ अगर कोई ब्रेक करे तो फिर उसको कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है, इसी को कहा जाता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यूजीसी का अगर देखा जाए तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था नवंबर करीब 56 या फिर 57 में। ग्रांट्स कमेटी 56 या 57 में। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर उससे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 1956 में। इसके बाद देखेंगे एनसीटीई के बारे में। एनसीटीई के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसे इसलिए बनाया गया था, जो टीचर्स होते हैं उनके एजुकेशन पे ये मेनली फोकस करता था। उनके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या एग्जाम्स होने चाहिए, इन पे मेन फोकस करता था एनसीटीई। इसको सेटअप किया गया था आपके 1973 में और इसका स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1993 में। तो फिर एडुकेशन जो है उस सब्जेक्ट को ले आया गया था आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन से ईयर में? इन 1976। और कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? तो फिर था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर देखेंगे अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार इसे एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया गया। एक बार 1986 में, एक बार 92 में और अभी रिसेंट जो 2020 में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो वहां पर पहले देखेंगे आपके क्या क्या प्लान स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, फिर आपका केंद्रीय विद्यालय, ये सब जो स्कूल्स है ये सब स्टार्ट किए गए थे थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मेनली आपका फोकस दिया गया था यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन।
तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं थ्रू द पीपीटी, या फिर आप कंप्यूटर से देखते हैं, या फिर प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते हैं क्लासरूम में, तो उस पर भी ध्यान गया था इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और यहाँ पर बोला गया था एजुकेशन जो है वो सबके लिए होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट किया गया था, ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसा कि आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज, तो ये सब हुआ था ड्यूरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1986। फिर आएगा आपका पॉइंट ऑफ एक्शन इन 1992। पॉइंट ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए, पॉइंट ऑफ एक्शन में ये डिसाइड किया गया था मेनली आपके जो पॉइंट था और मेन फोकस था वो था ऑन द यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है उनके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम लिया जाएगा। और ये क्या एग्जाम है जो आप लोग देने वाले हैं, वो है नेट। तो इसीलिए डिजाइन किया जाएगा आपके कोर्सेस को। यूनिवर्सिटीज में जो जो पढ़ाई किया जा रहा है वो सब कोर्स को फिर डिजाइन किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 में आपका मेन जो फोकस था वो था अपॉन द यूनिवर्सिटीज। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर बोला जाए तो मेन जो पॉइंट है वो था पहले 10+2। 10+2 तो आपको पता ही है कि क्लास 10 तक पढ़ाई करना है, फिर 11 और 12, तो ये हो गया 10+2। उसको चेंज करके ला दिया गया है 5+3+4, 5+3+3+4। इसको एक बार समझते हैं हम लोग। 5+3+4 में क्या किया जाता है, पहले 5 साल जो है एजुकेशन में उसे 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 साल का जो एजुकेशन होता है वो होता है आपका 3 to 6 years। इसमें बच्चे जो है वो नर्सरी में पढ़ाई करते हैं, टीचर्स को कैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, टीचर्स आने पे स्टैंड अप करना, दोस्तों के साथ बात करना, ये सब सीखते हैं इन द नर्सरी क्लास। इसके बाद उनका एज ग्रुप बनाया जाता है फ्रॉम 6 to 8। 6 to 8 में ये लोग 6 साल से 8 साल के उम्र में ये लोग क्या सीखते हैं, ये लोग जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि नंबर्स, अल्फाबेट्स, ये सब सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला स्टेज जो कि आपका 5 years का है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 3 years होता है ये एज 8 to 11। ये 8 to 11 के जब एज होते हैं तो इनका एक कंप्लीट एजुकेशन होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिजिकल, उसके बाद दौड़ना, गाना गाना, सब कुछ के बारे में इनको सिखाया जाता है। तो एक कंप्लीट एजुकेशन दिया जाता है इनको। तो ये हो गया आपका 3 के बाद आता है फिर से 3, और इसमें आपका एज ग्रुप होता है फ्रॉम 11 to 14। तो फ्रॉम एज ग्रुप 11 to 14 क्या देखा जाता है, यहाँ पर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जो हम लोग सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल या फिर दूसरा काम भी सिखाया जाता है हम लोग को। तो ये होता है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जब एज 11 to 14 हो जाएंगे तब स्टार्ट होगा आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। और लास्ट में आता है फिर से 4। फिर से 4 कब आता है, एज 14 to 18। ये होता है क्लास 9 to क्लास 12, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जहां पर बच्चे सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं और आगे फ्यूचर में क्या करना है उसको डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया, पहले 5, 3, 3 और 4। तो उसके बाद देखेंगे क्या पॉइंट्स है। यहाँ पर आपके जो कोर कॉम्पिटिशंस है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया रादर देन मेमोराइज फैक्ट। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज्यादातर जो पहले के एग्जाम होते थे वो थ्योरी बेस्ड एग्जाम होते थे कि थ्योरी लिखना है, लॉन्ग आंसर लिखना है आप लोग को। अभी जो ज्यादातर आपके इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं।
इनमें क्या डिफरेंस है? एमसीक्यू में आपको जो कंसेप्ट है उसको समझना पड़ता है, और पहले क्या होते थे थ्योरी में आपको सिर्फ रट्टा मारना होता था और उसी पे आप एग्जाम दे पाते थे। तो थ्योरी जो है वो पास्ट का है। अभी एमसीक्यू अगर देखेंगे तो प्रेजेंट में ज्यादातर जो एग्जाम्स है उसमें एमसीक्यू यूज किए जाते हैं। फिर आपका वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम क्लास 6। तो यहाँ पर जो हम लोग तीसरा स्टेज देखते हैं फ्रॉम एज 11 to 40, यहाँ पर आपका वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये 3 साल जो है ये क्या है, क्लास 6 to 8। तो यहाँ पर आपका वोकेशनल एजुकेशन मतलब थ्योरी के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल का भी एक नॉलेज दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है वोकेशनल एजुकेशन। फिर आता है आपका मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन। मान लीजिए हम लोग जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं वो 4 साल का कोर्स है या फिर 5 साल का कोर्स है, तो हम लोग अगर चाहे तो बीच में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा और बाद में उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यही है आपका मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन। फिर आता है हम लोग का एमफिल। तो हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसके बाद हम लोग सभी पीएचडी करने वाले हैं, पर पीएचडी करने से पहले बहुत जन के पास ये ऑप्शन रहता है कि आप पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप एमफिल कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता था? पीएचडी करने से पहले बहुत जन एमफिल करते थे, मतलब पीएचडी में क्या होता है, क्या पढ़ाई करना पड़ता है, ये सब का आइडिया देता था आपका एमफिल। तो ये आपका 2 साल का कोर्स था और पीएचडी जो है वो आपका करीब करीब 5 साल का कोर्स होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका एमफिल जो है उसे कैंसिल कर दिया, अब कोई एमफिल नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी रेज्ड बाय 50% बाय 2035। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यही होता है कि कितने बच्चे जो है एजुकेशन रिसीव करने के बाद हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो उसे रेज करने के लिए कहा गया है टू 50% बाय 2035। तो हायर एजुकेशन के लिए जितने बच्चे जाएंगे उसे इंक्रीज करना है अप टू 50% बाय 2035। अब ये पूरा आई होप आप लोग को समझ में आ गया, वो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर इस्लामिक एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो इस्लामिक एजुकेशन में 2 प्रकार के होते थे। एक था आपका मकतब, दूसरा था आपका मदरसा। मकतब मतलब प्राइमरी स्कूल, मदरसा मतलब सेकेंडरी स्कूल। ये सभी बच्चों के लिए सभी के लिए खुले तो होते थे, पर ये लड़कियों के लिए ओपन नहीं होते थे। लड़कियों को अपने घर में पढ़ाई करना पड़ता था अगर वो एडुकेट होना चाहे। इसके बाद अगर इसके ऊपर प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के ऊपर कोई पढ़ना चाहे तो सिर्फ पर्शियन बच्चों को या फिर हाई क्लास और ऊंचे खानदान के बच्चों का अलाउ किया जाता है, सभी को अलाउ नहीं किया जाता था। इसके बाद आ गए ब्रिटिश रूल जो कि है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में मेनली जो फोकस था वो इंग्लिश एजुकेशन पे दिया गया था, और इंग्लिश एजुकेशन के लिए पहला काम जो किया गया था वो था आपका चार्टर एक्ट, जो कि सैंक्शन हुआ था 1813 में। और इसमें जो टोटल मनी था एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने के लिए वो सब ले जाया गया था इंग्लिश एजुकेशन के लिए, जो कि था आपका 1 लाख रुपीज। इसके बाद इंडियंस पे इंग्लिश एजुकेशन इम्पोज करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, जैसे माउंटस्टेड नेपिस्टोन मिनट, फिर आपका लॉर्ड मैकाउले मिनट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इंग्लिश मीडियम को जो है उसे बना दिया एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आया वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच इन 1854। इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन को आपका मैग्ना कार्टा ने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया और एक करेक्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए इंडिया में जितने भी ब्रिटिश के प्रेसिडेंसीज थे वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1919 में और उसने सेटअप किया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस बोर्ड का काम यही था कि
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको एडवाइस दे अबाउट द एजुकेशन एंड द फ्यूचर एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था सर्जेंट कमेटी, जो कि बनाया गया था 1944 में। इसे सर्जेंट कमेटी ने एक एडवाइस दिया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो है इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स ना घुसे, इसलिए सिर्फ एडुकेटेड इंसानों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला था। और इसके पहले चेयरमैन बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का नाम बना दिया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जब इतने सारे चेंजेस लाए गए थे उसके बाद इस पार्लियामेंट में पास किया गया था और इसको पहली बार इनॉग्रेट किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, जो कि उस टाइम पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस टाइम पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे और इसे इनॉग्रेट किया गया था 28 दिसंबर 1953 को और बाद में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 1956 को। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीटीई के बारे में। एनसीटीई अगर बात किया जाए तो ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नाम से ही पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। इसे सेटअप किया गया था 1973 में और स्टैट्यूटरी बॉडी बना था आपका 1993 में। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में आपका जो एजुकेशन है उससे लाया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। अब पॉलिसीज के बारे में देखेंगे। इंडिया में 3 एजुकेशन पॉलिसीज लाए गए थे, एजुकेशनल चेंजेस किए गए थे थ्रू पॉलिसीज। पहला हुआ था 86, 92 और लास्ट हुआ था आपके 2020 में। पहला जो एजुकेशन पॉलिसी था वहां पर कुछ पॉलिसीज सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्टार्ट किए गए थे। कॉलेजेस और स्कूल्स में आईटी का यूज करना इसे भी स्टार्ट किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। और सभी के लिए एजुकेशन ताकि इंडिया के हर एक कोने में स्प्रेड हो पाए ये भी कोशिश किया गया था। फिर पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 में आते हैं जिसमें मेन आपका क्राइटेरिया रखा गया था या फिर मेन फोकस किया गया था ऑन द यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को इंटर करने के लिए एक एग्जाम सेटअप किया गया जिसे नाम दिया गया आपका नेट एग्जाम्स। और जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस है उनको भी रीडिजाइन किया गया। फिर पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर बात की जाए तो पहले जो 10+2 का स्कीम था उसे चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया 5+3+4। पहले जो 5 साल है उसमें जो बेसिक एजुकेशन होता है वो बच्चों को दिया जाता है। फिर जो 3 साल होते हैं उसमें बच्चों को सारा कंप्लीट एजुकेशन दिया जाता है। 3 to 11 ईयर्स जो तीसरा 3 साल होता है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। और 4th लास्ट के जो 4 साल है वहां पर बच्चों का रिफ्लेक्टिव नॉलेज जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी में यह देखा गया कि जो बच्चों का समझ है उन पे ज्यादा मतलब फोकस देना चाहिए रादर देन याद करने वाले फैक्ट्स। इसलिए जो थ्योरीज के एग्जाम है उसे ज्यादातर आपके एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिए गए। और वोकेशनल एजुकेशन जो है उसे क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया गया। मल्टीपल एग्जिट रख दिया गया फॉर द हायर एजुकेशन। और एमफिल कोर्सेज जो है उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया। और जीईआर जो कि है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसे इंक्रीज किया गया है अप टू 50% बाय 2035। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। मिड डे मील वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच प्लान। ऑप्शन ए है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ऑप्शन बी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन सी है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 या फिर ऑप्शन डी है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920। तो मिड डे मील जो स्कीम है उसे कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ऑप्शन बी है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन सी है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 या फिर ऑप्शन डी है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920। इसका जो आंसर है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।